सुप्रभात सभी बच्चों को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे चार्ली चैपलिन, अर्थात चार्ली के बारे में जो पाठ है आपका, उसको हम पढ़ रहे थे चार्ली चैपलिन को, और उसमें हमने काफी पढ़ लिया था। विष्णु खरे जी ने पाठ को लिखा है ना। और इस पाठ में हमने पेज नंबर 123 पर आ गए थे पढ़ते पढ़ते। पेज नंबर 1, पिछले जो कक्षाएं थी, पिछले पीरियड्स थे, उनमें हमने काफी पढ़ लिया था। और पेज नंबर 123 पर पढ़ रहे थे। पेज नंबर 23 का जो सेकंड पैराग्राफ है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। उससे आगे हम पढ़ेंगे ना। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्र महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा, उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद अभी होने को है। अर्थात जो बात चल रही थी ना वहाँ पे, कौन सा का रस है, करुणा और क्या नाम से हास्य रस एक साथ नहीं आ सकता है। करुणा और हास्य, करुणा के बाद हास्य, हंसने लग जाए कोई ऐसे दृश्य में। लेकिन चार्ली चैपलिन ने ऐसा करके दिखाया है अपनी फिल्मों के अंदर। और वो उनको क्या नाम से ईसा मसीह की कहानी से और एक भेड़ की कहानी से दोनों बातें उनके देखने को मिली है। तो ये अपनी फिल्मों में वो दिखा चुके हैं। तो इस तरह की जो बात है, ये हमारे लोगों के गले नहीं उतरती है, जमते नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, फिर भी जमती है बात को ना। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा, उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद भी होने को, अर्थात इस बातों पर कैसे हुआ, क्या हुआ, किस प्रकार से करुणा और क्या नाम से जो साहित्य है करुणा का और हास्य का, इनका जो मेल है, इसका एक मेल हुआ है, उस पर और भी चर्चा, और भी रिसर्च, और भी बातें जानने की आवश्यकता है। हास्य कब करुणा बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में हो जाएगी, अर्थात हास्य जो रस है वो कब करुण हो जाए। हंस रहे हैं, हंसते हंसते एक व्यक्ति करुणा में चला जाए, है? करुणा दया जहाँ होती है? और दया का जो सीन दिखाया जा रहा है, दया का सीन जो आ रहा है, दया का दृश्य दिखाया जा रहा है, और उस दया के दृश्य में एकाएक व्यक्ति हंसने लग जाए, ये थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, थोड़ा असंभव लगता है। और हमारे रस शास्त्र में, हमारे रस सिद्धांत के अंदर ये चीजें कभी देखी नहीं गई है। और चीजें मिल जाएगी आपको, और सारी बातें हमको मिल जाएगी, है? श्रृंगार मिल जाएगा, श्रृंगार के बाद हास्य मिल जाएगा, है? और क्या नाम से अद्भुत मिल जाएगा, करुण मिल जाएगा, लेकिन करुण और क्या नाम से हास्य एक साथ नहीं मिलेगा। तो इन बातों पर, इन चीजों पर अभी रिसर्च चल रही है, बातें हो रही है। और करुणा कब हास्य हो जाएगी, अर्थात करुण रस है वो कब हास्य रस बन जाए। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाए तो कला है, और कलाकार की क्या नाम प्रतिभा है, और उसने ऐसा करके दिखाया है, उसका नाम है। इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उसे फिनोमेनन को यूं स्वीकार किया है, अर्थात उसने जैसा किया, जैसा दृश्य दिखाया उन्होंने, जिस तरह से श्रृंगार को करुणा में बदला है, जिस प्रकार से करुणा को श्रृंगार में बदला है, ऐसे दृश्य उनकी फिल्मों में देखते हैं। हालांकि हमारे रसशास्त्र में, हमारे सिद्धांत में चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी देख करके लोग उसको स्वीकार करते हैं हमारे देश के, है ना। जैसे पथिक पथिक बतख पानी को स्वीकारती है, बतख तो पानी में जाती है, स्वीकारती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं, अर्थात जो चीज हिंदुस्तान में नहीं है, जो चीज हमारे यहाँ नहीं है, वो चीज को हम अपना रहे हैं, उस चीज को हम देखते हैं, उस चीज को क्या नाम से वो परखते हैं, उस चीज को तो थोड़ा मुश्किल लगता है। अंशतः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं, अर्थात वो भी कला ही है, कला का रूप है कि किस प्रकार से इस करुण रस को संयोग क्या नाम से उसने हास्य में बदल दिया, और हास्य करुण में हो गया। तो एक प्रकार की कला है, एक प्रकार की वो बात उसमें देखने आती है। किसी भी समाज में इन्हें गिने लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जा सकता है। कहते नहीं क्या दिलीप कुमार हो रहा है, क्या 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 नाम से अमिताभ बच्चन बन रहा है क्या, है? लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली जानू को कह दिया जाता है, ये स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है। नायक को अलग चीज है, विदूषक भी नायक होते हैं, लेकिन उनका काम अलग होता है। विदूषक होता है क्या नाम से एक की बात दूसरे पहुंचाना, दूसरी बात तीसरे पहुंचाना, नाटकों के अंदर ये काम होता है ना। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वर या नियति का विदूषक है,
अर्थात जो हमको बनाया, हमको परमात्मा तो है नहीं, हमको ईश्वर का रूप तो है नहीं, हम कोई बड़े व्यक्ति तो है नहीं, ऐसे जो क्या नाम से जो मन में आया वो कर दिया है, हम तो क्या नाम से जैसी बुद्धि है हमारी, जैसा हमने सोच रखा है वही काम करते हैं, वही क्या नाम विदुषी का काम करते हैं। क्लाउन जो होते हैं, जोकर या साइड किक है, जैसा हमारे मन में आता है, जैसा हमारा दिमाग सोचता है वही बात कर देते हैं, वही बात हम करते हैं, हम ईश्वर जैसे नहीं है। ये अकारण नहीं कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा फूटता, अर्थात महात्मा गांधी मिले हैं, आप फोटो देख सकते हैं, फोटो के अंदर ये दिखा रखा है, बैठे हो साथ साथ चार्ली चैपलिन और क्या नाम महात्मा गांधी, इनमें काफी फुटता मिलते थे, है ना। और महात्मा गांधी भी अपने आप को बड़ा समझते थे कि मैं देखो चार्ली चैपलिन के साथ बैठा हूँ, चार्ली चैपलिन के साथ मेरी चर्चा चल रही है, विचार चल रहे हैं, तो ये फुटता। और गांधी था नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का संग चाहा, अर्थात गांधी जी भी उसकी बातों को चाहते थे, उसके एक्टिंग को चाहते थे, वो जो करता था फिल्मों में वो चाहते थे, नेहरू भी चाहता था, ये भी चाहते थे, अर्थात उनका संरक्षण चाहते थे, इनसे भी बड़ा है मतलब हर हम जैसे आदमी है, गांधी और नेहरू का संरक्षण चाहते हैं, लेकिन गांधी और नेहरू भी क्या नाम से चार्ली का संरक्षण चाहता, चार्ली का प्रभाव चाहता है, चाहते थे, सानिध्य चाहते थे, कि चार्ली उनके साथ रहे। चार्ली के नितांत अभारतीय सौंदर्य शास्त्र की इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया है। जब ऐसी बातें हैं, ऐसी क्या नाम फिल्म जब उन्होंने देखी और ऐसी क्या नाम फिल्म देखने के पश्चात उनको भी लगा कि हमको भी ऐसा काम करना चाहिए, तो उन्होंने आवारा जो फिल्म बनाई, आवारा सिर्फ द ट्रैम्प का शब्द अनुवाद ही नहीं था, बल्कि चार्ली का भारतीयकरण ही था, अर्थात चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण का, यानी चार्ली चैपलिन भारतीय फिल्मों में कैसे काम कर रहा है, हालांकि वो उसका अनुवाद था, जो यहाँ के दिलीप कुमार जी ने जो आवारा फिल्म बनाए, उस आवारा फिल्म में चार्ली चैपलिन की जो एक्टिंग है उसको लिया है ना, तो उसको भारतीयकरण हो गया होगा ना। वो अच्छा ही था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। लोग कहेंगे कि अरे वो तो क्या काम कर रहा है, वो तो क्या नाम से उसकी नकल है, उसने तो क्या नाम से चार्ली चैपलिन की नकल की है, तो उसकी परवाह नहीं की कि जो लोग चाहे कुछ भी कहें, क्योंकि अगर वो कह देंगे भाई चार्ली चैपलिन नकल की तो अच्छी बात है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं कम से कम चार्ली की नकल कर रहा हूँ, तो उसकी परवाह उन्होंने नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी, नायक हंसता नहीं था कोई भी, लेकिन आजकल तो हंसते हैं, और उसने ऐसा काम किया, ऐसा रोल किया, ऐसा हंसाया है, वो तो ऐसा है, हम किसी बारे में बात करते रहते हैं, किसी बारे में कुछ भी कहते थे, लेकिन पहले ये चीजें नहीं थी। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर ट्रम्पनुमा अंतिम फिल्म बना रहे थे, तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। जब अंतिम समय चल रहा था उनका, अंतिम जो होता है अंतिम एज के अनुसार, आयु के अनुसार, तो जब वो अपने प्रौढ़ आयु के अंदर जब फिल्म बना रहे थे, उस समय राज का नाम दिया ना इसके अंदर, राज कपूर, वो चैपलिन का युवा अवतार ले रहे थे। जो चैपलिन जो क्या नाम से युवा अवस्था में जो फिल्म बनाया करते थे, युवा अवस्था में इस प्रकार की एक्टिंग किया करते थे, युवा अवस्था में इस प्रकार ये क्या नाम से उनका वो एक्टिंग थी, अभिनय था, वैसा अभिनय राज कपूर कर रहे थे। फिर तो दिलीप कुमार, आप जानते हैं हमारे अच्छे हीरो रहे, दिलीप कुमार भी हैं, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लीडर, गोपी, ये उनके अभिनीत फिल्म है, क्या नाम से राज कपूर जी की, एक का नाम तो बाबुल है और शबनम है, कोहिनूर है, लीडर भी देखिए आपने, और गोपी भी, ये दिलीप कुमार ने बनाई। देवानंद जी फिल्म बनाई 9-2-11 और फंटूस, 3 देवियां, ये देवानंद की पिक्चर है, और इनमें भी मतलब कह सकते हैं कि काफी हद तक चार्ली चैपलिन का ही प्रभाव देख सकते हैं इनके अंदर। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, अमर अकबर एंथनी और श्रीदेवी तक किसी ना किसी रूप में चैपलिन का कर स्वीकार कर चुके थे, अर्थात ये जो हीरो है, चाहे राज कपूर को ले लो, चाहे दिलीप कुमार को ले लो, चाहे देवानंद को ले लो, चाहे क्या नाम इनको शम्मी कपूर को ले लो, चाहे क्या नाम से अमिताभ बच्चन को ले लो, चाहे क्या नाम से देवी को ले लो, इन सब के अंदर कहीं न कहीं से चार्ली चैपलिन का की जो एक्टिंग है, वो एक्टिंग के शरीर के अंदर आ चुकी, शरीर के अंदर उतर चुकी थी, हम उसी की नकल ये करने लगे थे। बुढ़ापे में
जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे, तो ये दृश्य करुण और हास्य दोनों था। जब हम देखते हैं, महाभारत में देखते हैं कि किस प्रकार से वृद्ध हो जाते हैं, कृष्ण वृद्ध हो जाते हैं और अर्जुन भी वृद्ध हो जाते हैं, और जब डाकू आते हैं उनके आने वो लोग क्या नाम से कुछ करते हैं लूटा, तो वो क्या नाम बचाने की कोशिश करते हैं, तो वो बचाने की उनको डाकुओं से लड़ते नहीं है, लेकिन वो हवा में तीर छोड़ते हैं। तो एक हास्य का है और हास्य करुण भी इसमें देख सकते हैं क्या करना है। हवा में चलाते रहे, तो ये दृश्य करुण हास्य दोनों दोनों था, अर्थात दोनों चीजें, दोनों दृश्य, दोनों भाव, दोनों रस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हास्य तो ये है कि देखो लड़ तो नहीं रहा, हवा में छोड़ रहा है, और करुण यह है कि देखो बेचारा क्या कर रहे हैं, आज तीसरी क्या हो गया, बुढ़ा भाव आ गया इसके अंदर, आज इसके अंदर वो क्षमता नहीं रही, आज इसके अंदर वो शक्ति नहीं रही जो इसने जवानी के महाभारत के जो काल में थी। इस तरह से करुण है। किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रासदी जाके स्वीकार की गई है। जो महाभारत है, जो हम पढ़ते हैं, महाभारत को देखा भी हमने, तो उसमें क्या त्रास होता है, ट्रेजिडी। त्रास का मतलब ट्रेजिडी, दो चीजें होती है, ट्रेजिडी और कॉमेडी। कॉमेडी में हंसी मजाक होता है और त्रासदी में करुणा दया होती है, या कोई रोना पीटना होता है। तो ये त्रासदी व्याख्या हम मान सकते हैं। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ों से पिटता भी दिखाया जा सकता है, पिटते हैं, इस तरह काम होता है फिल्मों के अंदर ना। लेकिन हर बार हमें चार्ली की ही ऐसी प्रजातियां याद आती है, और चार्ली बार बार पिटता बेचारा है। अनेक फिल्मों में इस प्रकार का काम किया उसने कि वो झाड़ू से पिटता दिखाई देगा आपको ना। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। अब मौन फिल्में हैं, कई मौन भी है और कई क्या संवाद भी है जिन बोला जाता है, कई मौन है जहाँ पर केवल एक्शन होता है, जहाँ पर केवल एक्टिंग होती है, जहाँ पर भाषा से बोला नहीं जाता है। फिल्म में दोनों चीज जरूरी है ना। तो चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा मानवीय होना पड़ता है। जो मौन से फिल्में हैं, जहाँ पर शब्द नहीं है, जहाँ पर भाषा नहीं है, जहाँ पर संवाद नहीं है, तो ऐसे फिल्मों में ऐसे क्या नाम से कलाकार को अपनी अभिव्यक्ति ज्यादा दिखानी पड़ती है, ज्यादा मानवीय होना पड़ता है। जो मानवीय जो काम करता है, वो मानवीय की जो अभिव्यक्ति है, वो उन फिल्मों में उसके अंदर जागृत करनी पड़ती है। सहवाग चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं। सहवाग जो फिल्म है, जो जहाँ पर डायलॉग बोला जाता है, मुंह से बोली जाती है, उसके बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े कॉमेडियन हमारे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर पैदा हुए हैं, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमता तक क्यों नहीं पहुंच पाए। लेकिन जैसा क्या नाम से जो चैपलिन है, चार्ली चैपलिन है, वो बोलते नहीं है, वो क्या नाम से मौन फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन वो मौन फिल्मों की भी वो क्या नाम से तुलना नहीं कर पाए हैं, पहुंच पाए हैं, वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। इसकी पड़ताल अभी होने को, अर्थात ये भी रिसर्च चल रहा है, ये भी खोज चल रही है, इस पर भी काम हो रहा है, इस पर अध्ययन हो रहा है। चार्ली का चिर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता है तो है ही। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी लगते हैं। भारत का व्यक्ति भी उसको आराम से देखता है, भारत का व्यक्ति समझता है कि नहीं, वो चाहे कोई सी भी भाषा में काम करो या मौन रूप में काम करो, तो लगता है कि इंडियन फिल्में ही, इंडियन जो भारतीय जो बातें हैं, भारतीय जो क्या नाम से सिनेमा है, वो देख रहे हैं, या हमारे यहाँ के कलाकार है, ये हमारे देश का कलाकार है, बोलने वाला कलाकार है, चाहे बोलता नहीं हो है, लेकिन फिर भी लगता है कि भारतीय कलाकार है। तो वो सबको अपना लगता है, वो अपनों में अपना हो जाता है। मतलब जहाँ के भी देश में, किसी भी देश में जाए, किसी देश में काम करे, किसी देश की फिल्म बनाए, वो वहाँ के लोगों के साथ वैसा ही हो जाता है। तो ये उसकी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को देखने लगते हैं। वो चाहे यूरोप में काम करें, चाहे रशिया में काम करें, चाहे भारत में काम करें, चाहे क्या नाम से सऊदी में काम करें, किसी भी देश के अंदर किसी भी क्या नाम संस्कृति की फिल्मों में काम करें, वो वहाँ के लोगों में वहाँ अपने जैसे जाते हैं। इसलिए एक नाम दिया ना इसका, चार्ली चैपलिन, यानी हम सब है, पूरा विश्व और चार्ली चैपलिन है, चार्ली चैपलिन और पूरा विश्व है। पूरे जगत की बातें, पूरे जगत की अभिव्यक्ति, पूरे जगत की भावनाएं वो क्या नाम से अपने अभिव्यक्ति से कर दिखाते हैं। यानी उनके आसपास जो भी चीजें, अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते हैं, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो।
चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, चाहे उसका कैसा भी उपरा हो, कैसा भी काम हो, वो चैपलिन उसको अपना लेते हैं, और या वो व्यक्ति हो वो चैपलिन को अपना लेता है, यानी चैपलिन हर जगह हम हो जाता है ना। चार्ली के सारे संकटों में हमें ये लगता है कि ये मैं भी हो सकता हूं, लेकिन मैं से ज्यादा चार्ली हम लगते हैं। चार्ली यानी लिखा ना, पाठ का नाम है चार्ली चैपलिन, यानी हम सब, अर्थात वो मैं नहीं है, मैं नहीं होकर के हम है, अर्थात सबके अंदर है और सबके अंदर चैपलिन है। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन जो रहा है, क्या नाम से वो ये भी हीरो रहा है, और चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा, वो भी ज्यादा हंसाने वाला है? लेकिन उनका इतना नाम नहीं है जितना चार्ली चैपलिन का नाम है फिल्मों के अंदर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितना फिल्मों में चार्लिन जो छाया हुआ है, चार्लिन का जो नाम है। बस्टर कीटन भी है, लेकिन बस्टर कीटन इतना के चार्ली के समरूप नाम नहीं उसका है। लेकिन कीटन हास्य का कापका है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज्यादा नजदीक है। प्रेमचंद तो हमारे लेखक थे, और प्रेमचंद की जो क्या नाम से उनके जो किसी भी के चाहे नाटक हो चाहे कहानी हो, उनके पात्र है, वो जो पात्र होते हैं उनके बड़े दयालु, बड़े क्या नाम से बड़े गरीब, और बड़े किसान वर्ग के, बड़े क्या नाम से दलित वर्ग के, बड़े क्या नाम से मजदूर वर्ग के, बड़े मजलूम वर्ग के, उस तरह की वो बन जाता है। अरे चार्ली हम सब में है, सबका है। चार्ली हर व्यक्ति का हीरो है। चार्ली हर तरह का क्या नाम से एक्टिंग करने में माहिर है, हर तरह का अभिनय करने में माहिर है, तो चैपलिन प्रेमचंद से ज्यादा नजदीक है। एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते बूझते हास्य डालने की परंपरा नहीं के बराबर है। अर्थात हमारे यहाँ के लोग हंसते हैं, किस पे हंसते हैं? अपने आप हंसते हैं, अपने आप मौत को हंसते हैं, अपने आप पर हंसते नहीं है। अपने आप को ये होली का जो त्योहार आता है उसी पर वो हंसते हैं, क्योंकि वो ऐसा बना लेते हैं अपने आप को, है होली के रंग में। एक ही त्योहार है ऐसा जो जिस पर व्यक्ति अपने आप हंसता है, खूब हंसता है, और अपने आप को हास्य बनाने की उसके अंदर परंपरा डल जाती है। गांवों और लोक संस्कृति में तब भी वो शायद हो, नागर सभ्यता में वह थी नहीं। अर्थात गांव में तो है, गांव में तो अपने आप पर हंसने की परंपरा है, अपने आप में बेसिक रंग लगा रहा है व्यक्ति, अपने आप पे क्या नाम से देख रहा है और अपने आप ही हंस रहा है। शहरों में कम देखी जा सकती है। चार्ली स्वयं पर से ज्यादा तब हंसता है जब वो स्वयं को गर्वोन्मुख, आत्मविश्वास से लबरेज, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों ज्यादा शक्तिशालीता श्रेष्ठ अपने वज्रादपि कठोराणी और मृदु ने कुसुमारी, वज्र से भी कठोर, और ज्ञान पुष्प से भी कुसुम, दोनों चीजें उसके पास है। वज्र से भी कठोर और क्या नाम से जो फूल है उससे भी कोमल क्षण में दिखलाता है। ऐसा उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि वो न गर्व है न अहंकार है, वो हर परिस्थिति में वो अपने आप को एक सामान्य, अपने आप को एक छोटा आदमी समझता है? ये समझिए कि कुछ ऐसा हुआ चाहता है कि सारी गरिमा हुई सुई चुभे गुब्बारे से खुश हो गई। अर्थात उसने ऐसा काम किया, उसके लोग काम के लोगों ने हंसा, उसके काम को लोगों को स्वीकारा है, लेकिन फिर भी वो खुश हो गया, फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी वो हमारे यहाँ होते हैं हीरो होते हैं तो बड़े उनको अलग छवि होती है, अलग मानते हैं, हम सब कायल हो जाते हैं, लेकिन चार्ली के अंदर ऐसी भावना नहीं है। वो हमेशा समपल व्यक्ति रहा है, हमेशा सामान्य व्यक्ति की तरह ही अपना जीवन उसने जिया है। ये बातें हैं उसके अंदर। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में चार्ली के टीली, अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली के टीली ही होते हैं, अर्थात जहाँ पे देखते हैं, जैसा भी जीवन जीते हैं, जिस भी रंग में हम रहते हैं, वहाँ हमको चार्ली दिखाई देता है। जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते हैं, अर्थात जो अच्छा काम करता है, अच्छी फिल्में बनाता है, लेकिन एंड में खुश हो जाता है, एंड में पंक्चर हो जाता है, यानी कोई मतलब नहीं है। इतना बड़ा आदमी, इतना बड़े बड़े लोगों के साथ रहने वाला है, इतने वर्ल्ड फेम व्यक्ति, वो अंत में एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीता है? हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है? अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम कलेबे और पलायन के शिकार हो सकते हैं। अर्थात अच्छी फिल्में बनाए, अच्छा काम किया है, और एंड में कुछ भी नहीं,
कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी जाते हैं, कभी क्या नाम से हम लाचार होते हैं, लेकिन अच्छी फिल्म निकल जाती है, अच्छा काम हो जाता है। मूलतः हम सब चार्ली हैं, अर्थात आप सभी प्रकार से चार्ली की तरह हैं। जैसा चार्ली का जीवन है वैसा ही हमारा जीवन है, जैसा हमारा जीवन है चार्ली चैपलिन का जीवन है। क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते, सुपरमैन के अंदर हीरो होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता, उससे कोई जीत नहीं सकते। सुपरमैन तो सुपरमैन है, जैसे सुपरमैन हम देखते हैं फिल्मों के अंदर, हम दिखाते हैं वो सुपरमैन है, लेकिन चार्ली ऐसा बिल्कुल नहीं है। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चाल चाल जाता है? अर्थात जब इस तरह की चीजें देखते हैं, काफी पैसा उसने कमाया, बहुत कुछ के नाम से उसने अपना नाम कमाया, लेकिन अंत में केवल चार्ली रहा, चार्ली जो सबका चार्ली, चार्ली यानी हम सब। इस प्रकार का पाठ है, ये पूरा हो गया पाठ आपका, है ना। इसको दोबारा पढ़ ले रहे हैं, और ये शायद उसमें आपके पाठ्यक्रम में भी होगा। तो ये बात है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि चैपलिन पर करीब 50 वर्ष तो काफी कुछ कहा जाएगा, क्योंकि अभी कई रीलें मिली है, कई फिल्में मिली है, उन पर रिसर्च नहीं हुआ है, उन पर खोज नहीं हुई, तो उन पर रिसर्च होना बाकी है। और चार्ली एक ऐसा व्यक्तित्व है जिस पर लिखना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, तो और भी जो लिखा जाना बाकी है भी ना। चैपलिन ने सिर्फ फिल्म के लाखों लोकतांत्रिक नहीं बनाया, बल्कि दर्शकों का वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। अर्थात उसने लोकतांत्रिक बनाया, सब तरह के लोग देखते हैं, सब तरह का वर्ग उसकी फिल्म देखते हैं, चाहे वो आइंस्टीन हो वो भी फिल्म देखता है, चाहे नंगा या गरीब क्या नाम से व्यक्ति हो वो भी उनकी फिल्म देखता है, वो भी उतना ही हंसी लेता है, उतना ही आनंद लेता है जितना आइंस्टीन लेता है। अर्थात इस प्रकार से लोकतांत्रिक बनाया है। और वहाँ उसके हर फिल्म में होती है, फिल्म वर्ग काफी बनती है, लेकिन उसने वर्ग और वर्ण का वो तोड़ दिया उसने ना। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनाई उसने जिसमें कोई वर्ग विशेष से संबंधित हो, कोई वर्ण विशेष से संबंधित हो, सबको एक प्रकार से लोकतांत्रिक फिल्में बनी हुई। लेकिन चार्ली का भारत में किसे कहा, और चार्ली का भारत आराम से ये दिलीप कुमार जी है, देवानंद जी है, जिन्होंने क्या नाम से आवारा और श्री 420 जैसी फिल्में उनके उससे बनाई है। गांधी और नेहरू ने भी उसका सानिध्य किया, वो थे व्यक्ति ऐसा था, तो वो भी उनके साथ रहना चाहते थे, वो भी उनके साथ बिताना चाहते थे, तो वो उनसे ऊपर था, है? तो ये भी इसलिए चाह। लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ किससे श्रेय करवाना है? कलाकृति और रस के संदर्भ से अर्थात कला होते हैं रस और करुण और क्या नाम से जो रहस्य का नहीं हो सकता है उसमें कुछ ऐसे जो कई साथ रस आया, अर्थात ऐसे कई क्या नाम से कई चीजें हैं जिनमें कई नाटक है, उनमें अंदर कई साथ कई रस एक साथ चलते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल जो उसने करके दिखाया, करुण को रस में बदल दिया, रस को करुण में, वैसे हमारे भारतीय इसके अंदर नहीं देखा जा सकता है ना। जीवन की जद्दोजहद में चार्ली के व्यक्तित्व कैसे संपन्न बनाया? अर्थात उसने क्या नाम से जो माँ विधवा हो गई थी, माँ पागल हो गई थी, है? तो क्या नाम से उसको पूंजीपति, सामंतवादी और जो धनाढ़ लोग हैं इनका काफी उसने बर्दाश्त किया, काफी उनका शोषण भी उसने बर्दाश्त किया, और ऐसे में उसने अपने आप को एक वो बनाया। तो ये कहानी है, और आज इतना ही काफी। देख लो पिक्चर बात हो तो। हाँ, भारत चार्ली चैपलिन ने भारतवासियों पर किस प्रकार से उपकार किया? चार्ली चैपलिन ने अपने हर तरह के कारनामों से लाखों बच्चों को हंसाया और उनकी हंसी जीवन को गुजारती रही है। चार्ली ने भारतीय फिल्मों को भी प्रभावित किया है। राज कपूर ने चार्ली चैपलिन की नकल पर आवारा बनाई, 420 बनाई। बाद में दिलीप कुमार आए, देवानंद आए, अमिताभ बच्चन आए, श्रीदेवी आए, इन्होंने क्या नाम चार्ली का प्रभाव ग्रहण किया और स्वयं को हंसी का पात्र बनाया। इस प्रकार चार्ली चैपलिन ने भारतीयों को हंसाकर और गुदगुदाकर बहुत उपकार किया है। पश्चिम में बार बार चार्ली का पुनर्जन्म होता है, क्यों? तो चार्ली के कारणों की बार बार नकल की जाती है, अर्थात उनकी जो उन्होंने फिल्में बनाई, जो नाटक किया, उसी तरह की फिल्में फिर बनाई जा रही है। कितने नए नए अभिनेता चार्ली से प्रेरणा लेकर पाकर उन्हीं कला को नए नए रूपों में डालकर प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार चाहे वो कला स्वयं में अनूठी हो नहीं हो, वो वास्तव चार्ली का नया रूप में पुनर्जीवन है। कहानी चार्ली की कला पर शासक वर्ग के लोग हमला क्यों करते हैं? क्योंकि जो चार्ली चैपलिन थे उन्होंने सामंतवादियों, पूंजीपतियों और तथाकथित जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनका मजाक बनाया उसने।
वो भरी सभा में उनकी शिरकतों को नंगा कर देता था। शायद शासक वर्ग के लोग उनके और ये नहीं चाहते थे कि जनता उनके भोंडे कारनामे पर हंसे, इसलिए प्राय शासक वर्ग के लोग चार्ली की किला पर हमला कर देते थे। चार्ली की फिल्मों में बुद्धि का महत्व अधिक है या भावना का? अर्थात बुद्धि का तो कम है, भावना का महत्व ज्यादा है। चार्ली फिल्म में बुद्धि का नहीं है, भावना का महत्व अधिक। कारण यह है कि उसने बचपन से ही करुणा और हास्य में प्रभावित किया था। वो बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको ध्यान ईसा के सूरज में चढ़ने की घटना पर वो पढ़ता है। इसी प्रकार जो कसाई खाने में जो भेड़ लेके जा रही है, जाते हैं लोग, और वो भेड़ क्या नाम से वो भग जाती है, उसको पकड़ने वाला गिरता है, तो उसमें क्या नाम से हंसी आती है लोगों को। वहीं पर उस भेड़ को पकड़ने वाले आदमी ने बार बार फिसल फिसल कर हंसी पैदा की है ना। तो ये यहाँ से उसने ये फिल्म है भावना पर ज्यादा बनी है। चार्ली के मन पर हास्य और करुणा के संस्कार कैसे पड़े? वही दो चीजें हैं, ईसा मसीह कहानी और चार्ली की क्या नाम से भेड़ वाली जो कहानी है, इन दोनों के आधार पर उसको क्या नाम से संस्कार पड़े हैं। तो ये पार्ट है, टाइम भी हो गया आपका, और कल देखते हैं कल क्या क्या पढ़ना है। कल या तो कोई कहानी पढ़ेंगे रज़ा सज्जाद की, या कोई कविता पढ़ेंगे, कविता आएगी तो, है ना। तो देखते हैं कल, आज इतना ही काफी।